और बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। ईरान के खिलाफ नेटो अब एक्शन में नजर आ रहा है। आपको बता दें, खबर है कि नेटो प्रमुख ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस को हथियार देना हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और माना यह जा रहा है कि ईरान से मिले हथियारों की बदौलत ही रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई है। और यही वजह है कि जैसे ही ये खबर आई कि ईरान एक बार फिर रूस को हथियार सप्लाई करने जा रहा है, तो ईरान नाटो के निशाने पर आ गया। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नाटो की ईरान को ये बड़ी चेतावनी है, क्योंकि ईरान लगातार पुतिन की सेना को हथियारों की सप्लाई करता रहा है और ऐसे में अब ये बड़ी चेतावनी जारी की गई है। ईरान पर भड़का नेटो। हथियारों की सप्लाई नेटो का पारा है। रूस को हथियारों की मदद बर्दाश्त नहीं। ईरान से आए ड्रोन यूक्रेन में कितनी तबाही मचा चुके हैं, ये दुनिया के सामने है। ये भी दुनिया के सामने है कि रूस और ईरान ने मिलकर कैसे यूक्रेन में सर्वनाश का बिगुल फूंका। और यही वजह है कि इस बार नेटो ने हथियारों की सप्लाई पर ईरान को बड़ी चेतावनी जारी की है। रूस को हथियारों की सप्लाई की योजना कबूल नहीं की जाएगी। खबर है कि ईरान अब रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई कर सकता है, यानी ड्रोन के बाद अब ईरान की मिसाइलें भी यूक्रेन में तबाही मचा सकती हैं और इसीलिए नेटो ईरान को चेतावनी जारी कर रहा है। हम देख रहे हैं कि ईरान रूस को ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें ऑफर कर रहा है। ये कबूल नहीं किया जाएगा। इस अवैध युद्ध में किसी भी देश को मॉस्को का समर्थन नहीं करना चाहिए। दरअसल यूक्रेन की तरफ से पहले ही ईरान पर आरोप लगाया जा चुका है कि आम लोगों को टारगेट करने के लिए ईरान करीब 400 ड्रोन रूस को दे चुका है और मॉस्को की तरफ से 2000 ड्रोन का और ऑर्डर दिया गया है। हालांकि ईरान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, रूस भी इस बात से इनकार करता आया है कि ईरान से उसे जंग में किसी तरह की कोई मदद मिल रही है। लेकिन वॉर जोन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि ईरान और रूस मिलकर यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाना चाहते हैं। यही वजह है कि ईरान को सबक सिखाने के लिए नेटो एक्शन मोड में आ चुका है और इसका सीधा सीधा मतलब है कि किसी भी वक्त नेटो देशों की ताकत से रूस और ईरान का आमना सामना हो सकता है। और रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच बेलारूस को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि रूस की खुफिया एजेंसी KGB की तरफ से दावा यह किया गया है कि अमेरिका ने पोलैंड के रास्ते बेलारूस की तबाही का प्लान तैयार कर लिया है। और रूस की खुफिया एजेंसी का यह भी बड़ा दावा है, ये कहना है कि बेलारूस को तबाह करने के लिए अमेरिका की एयरबोर्न डिवीजन ने हमले का खाका तैयार कर लिया है। क्या बेलारूस से शुरू होगा परमाणु युद्ध? क्या बाइडेन ने बनाया है बेलारूस की बर्बादी का प्लान? क्या पोलैंड के रास्ते होने वाला है परमाणु प्रहार?
वॉर जोन से आए ये सवाल दुनिया को डराने वाले हैं, क्योंकि जिस परमाणु युद्ध से दुनिया बचना चाहती है, अब असल में उसी न्यूक्लियर वॉर की स्क्रिप्ट अमेरिका की तरफ से लिखे जाने का दावा किया जा रहा है। रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी की माने तो अमेरिका ने बेलारूस की तबाही का प्लान तैयार कर लिया है। पोलैंड के रास्ते बेलारूस पर हमले की तैयारी की जा रही है। बेलारूस में इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी US 101 एयरबॉर्न डिवीजन के कंधों पर सौंपी गई है। खबर तो ये भी है कि US 101 डिवीजन को यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक रोमानिया में तैनात कर दिया गया है। रूस की खुफिया एजेंसी के डिप्टी हेड इवान टर्टल ने साफ कहा है, पोलैंड के रास्ते हमारे क्षेत्र में मिलिट्री घुसपैठ का पूरा प्लान तैयार किया गया है। हम जानते हैं कि अमेरिका की 101 एयरबॉर्न डिवीजन आंशिक तौर पर हमारे पड़ोसी राज्यों में तैनात है। खबर तो ये भी आ रही है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ खड़े बेलारूस को बर्बाद करने के लिए परमाणु हमले का पेपर वर्क पूरा कर लिया गया है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे इलाके पर न्यूक्लियर हमले का खाका तैयार किया गया है, जैसा कि सोवियत संघ के समय था। ये खबर दुनिया के लिए इसलिए भी डराने वाली है क्योंकि अमेरिका ही वो देश है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। और अब जबकि पुतिन बेलारूस के रास्ते यूक्रेन के कई शहरों को तबाह करने की साजिश रच रहे हैं, तो रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के हवाले से आई ये खबर अपने आप में खलबली मचाने वाली है कि बेलारूस में अमेरिका की एयरबॉर्न डिवीजन परमाणु हमले को अंजाम दे सकती है। केजीबी के दावे के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने बेलारूस में तबाही का जो प्लान तैयार किया है, उसमें पोलैंड का किरदार बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन के साथ मजबूती से डटा हुआ है। नेटो देश पोलैंड के ही रास्ते यूक्रेन तक हथियारों की सप्लाई करते रहे हैं। यही वजह है कि केजीबी ने पोलैंड के रास्ते ही बेलारूस पर अमेरिका के संभावित हमले का दावा किया है। उधर बेलारूस में विपक्ष के नेता ने भी बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बेलारूस के सैनिकों को यूक्रेन में जंग के लिए भेजा गया तो ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको के लिए राजनीतिक आत्महत्या के जैसा हो। बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको अगर यूक्रेन के खिलाफ लड़ने का आदेश देंगे तो बेलारूस के लोग रूस के लिए नहीं लड़ेंगे। लोग तानाशाह का आदेश नहीं मानकर जंग से भाग जाएंगे या फिर हार मान लेंगे। दरअसल जब से पुतिन ने बेलारूस में अपनी सैन्य टुकड़ियों को भेजना शुरू किया है, तब से बेलारूस भी जंग के मोर्चे का एक केंद्र बन गया। यही वजह है कि अब ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त बेलारूस से महातबाही की लहर उठ सकती है। और इस बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने एक बार फिर से अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि बाइडेन के इशारे पर बैलिस्टिक सागर में नॉर्थ स्ट्रीम पर हमला किया गया। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि रूस ये भी दावा कर रहा है कि ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री ने इस हमले के बारे में अमेरिका के रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन को मैसेज किया है और इस मैसेज में इट्स डन यानी कि काम हो गया है लिखा है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस के आरोपों को खारिज कर दिया है। नॉर्थ स्ट्रीम पर फिर शुरू हुई जंग।
नॉर्ड स्ट्रीम पर रूस अमेरिका में टक्कर। नॉर्ड स्ट्रीम पर हमला किसकी साजिश? रूस यूक्रेन में चल रही जंग के इतर अब इसके आसपास युद्ध का नया मोर्चा बन रहा है। जंग में यूक्रेन से करारी चुनौती मिलने के बाद रूस की तरफ से नया दावा सामने आया। इस दावे में अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का ये दावा बेहद चौंकाने वाला है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा, सितंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इशारे पर ब्रिटेन ने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमला कराया। रूस की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के पास ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस के मोबाइल फोन का डेटा हाथ लगा है। इस दावे के बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के मुद्दे पर रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोनों देशों की तरफ से कहा गया कि अगर पुतिन के पास कोई सबूत है तो उसे पेश करें, लेकिन बेबुनियाद आरोप लगाना बंद कर दें। रूस पिछले कुछ दिनों से लगातार ब्रिटेन पर तीखे हमले कर रहा है। रूस का आरोप है कि ब्रिटेन ने ही नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमला करवाया। यहाँ तक कि रूस के अधिकारियों ने इससे जुड़े सबूत होने का भी दावा कर दिया। कहा गया कि रूस की खुफिया एजेंसी के पास कुछ संवेदनशील डेटा मौजूद है। इस डेटा से पता चलता है कि ब्रिटेन की फौज के अफसर ही हमलावरों को निर्देश दे रहे थे। ये बहुत रूस के पुराने दावों जैसा ही है, लेकिन रूस ने ऐसा कोई भी डेटा अब तक सार्वजनिक नहीं किया, न ही ऐसा कोई और सबूत दिया जिससे इस हमलों में ब्रिटेन की भूमिका का संकेत मिलता हो। हालांकि ब्रिटेन के गुस्से की वजह केवल यही दावे नहीं है, बल्कि लिज ट्रस से जुड़ी एक ऐसी खबर है जिसने ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को बेचैन कर दिया। कुछ दिनों पहले दावा किया गया था कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस के फोन से एक मैसेज भेजा गया। लिज ट्रस ने ये मैसेज उसी दिन भेजा जिस दिन नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमला हुआ, वो भी हमले के फौरन बाद। दावा है कि ये मैसेज एंटनी ब्लिंकन को भेजा गया, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। इस मैसेज में इट्स डन लिखा होने का दावा किया गया। हालांकि मैसेज वाली बात के साथ कोई सबूत नहीं जुड़ा है, लेकिन रूस का दावा है कि उसके जासूस के पास लिज ट्रस के फोन का डेटा मौजूद है। हालांकि रूस इस मैसेज से जुड़े दावों पर चुप है, लेकिन वो मौके का फायदा उठाने से भी नहीं चूक रहा। रूस के अधिकारियों ने कह दिया कि अगर ऐसा मैसेज नहीं किया गया तो वो भी सबूत पेश करना चाहिए। मतलब ये कि एक मैसेज ने अमेरिका, ब्रिटेन और रूस 3 देशों में खलबली मचा रखी है, लेकिन पाइपलाइन में धमाकों की जांच करने वाली एजेंसियां इस पर पूरी तरह खामोश हैं। डेनमार्क और स्वीडन की जांच एजेंसियों ने धमाके के फौरन बाद जांच शुरू कर दी थी, लेकिन अब तक ये नहीं बताएगा कि शुरुआती जांच में क्या निकला। स्वीडन और डेनमार्क के अलावा जर्मनी भी इन धमाकों की जांच में शामिल है, लेकिन तीनों देश नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाकों पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पहले ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया था कि धमाका पाइपलाइन के अंदर से किया गया, मतलब ये कि विस्फोटक पाइपलाइन के अंदर पहुंचाए गए थे। इन दावों के बाद जांच करने वाली एजेंसी पर सवाल उठने लगे, लेकिन इन खबरों पर भी जांच एजेंसी ने कोई बयान नहीं दिया। इसलिए जांच एजेंसियों की खामोशी के कारण इन हमलों की पहेली और उलझती जा रही है। हालांकि रूस का दावा है कि वो बहुत जल्द हमलों से जुड़े कुछ सबूत सार्वजनिक करेगा। उधर इसी मामले को लेकर मॉस्को में ब्रिटेन की राजदूत के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। नॉर्ड स्ट्रीम पर हमले के आरोप में रूस के मंत्रालय ने राजदूत को तलब किया था। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को लेकर रूस, ब्रिटेन और अमेरिका पर गंभीर आरोप लगा रहा है। आपको बताते हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल रूस के पास दुनिया में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार मौजूद है और रूस के बजट का लगभग 40% हिस्सा गैस और तेल की बिक्री से मिलता है। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के जरिए रूस यूरोप को गैस की सप्लाई करता है, जबकि यूरोप को हर साल 100 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा प्राकृतिक गैस की जरूरत होती है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दी कि नॉर्ड स्ट्रीम से 40% गैस जो है सप्लाई की जरूरत को पूरा करता है और पिछले कुछ सालों में यूरोप घरेलू गैस उत्पादन में कमी के कारण गैस आयात पर काफी निर्भर हो चुका है और यूरोप के लिए इस निर्भरता को कम करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल दूसरा कोई बेहतर विकल्प यहाँ पर नहीं है। और इसके साथ ही रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग का क्या वीडियो सामने आया है, उस वीडियो के बारे में जरा आपको बताते हैं। इस वीडियो के जरिए दावा यह किया गया है कि यूक्रेन ने तोप से रूस की सैन्य गाड़ी को निशाना बनाया है। वीडियो में यह भी साफ दिख रहा है कि हमले में एक सैन्य गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की सैन्य गाड़ी तबाह करने का ये बड़ा दावा, ये वीडियो सामने आया है।
तो रूस के सैन्य ठिकानों पर लगातार यूक्रेन की सेना हमला कर रही है और ऐसे में ये बड़ा वीडियो सामने। और पुतिन को सबक सिखाने के लिए नेटो अपनी ताकत का लगातार बढ़ाता भी जा रहा है। खबर यह है कि स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने की मांगों को पूरा कर लिया है, जिसके बाद आशंका ये जताई जा रही है कि किसी भी वक्त इन दोनों देशों को नाटो में शामिल होने का ऐलान किया जाएगा। यानी कि पुतिन की तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए नाटो देश अब रूस के खिलाफ युद्ध का बड़ा मोर्चा तैयार करने में जुट गया है। पुतिन के खिलाफ नाटो का चक्रव्यूह। पुतिन को सबक सिखाने की तैयारी। स्वीडन और फिनलैंड भी होंगी नाटो में शामिल। पुतिन के खिलाफ नाटो की तैयारी कितनी बड़ी हो चुकी है, इसे समझने के लिए नाटो महासचिव के इस बयान को समझना जरूरी है। वक्त आ गया है कि गठबंधन में स्वीडन और फिनलैंड का स्वागत किया जाए। दरअसल खबर आ रही है कि स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की मांगों को पूरा कर लिया है। यही वजह है कि अब नाटो की तरफ से रूस को एक सख्त मैसेज देने का ऐलान कर दिया गया है। इस खतरनाक वक्त में मॉस्को में किसी भी गलतफहमी या गलत अनुमान को रोकने के लिए उनके शामिल होने को अंतिम रूप देना और भी जरूरी हो गया है। यानी नाटो का रूस को मैसेज बेहद साफ है कि उन पर पुतिन की किसी धमकी का कोई असर नहीं होने वाला। खबर तो ये भी आ रही है कि पुतिन के आक्रामक तेवरों को देखते हुए नाटो ने पश्चिमी सीमा के पास भारी भरकम फौज तैनात कर दी, जो किसी भी वक्त अपने घातक हथियारों की मदद से रूस के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। मतलब ये कि दुनिया के सामने तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराता दिख रहा है, क्योंकि पिछले दिनों पुतिन की सेना ने जिस तरह यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, उसके बाद से रूस और नाटो आमने सामने आते दिख रहे हैं। और अब तो खुद रूस ने आरोप लगा दिया कि नाटो ने पश्चिमी सीमा के पास 30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए, जिसे रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु ने उकसावे वाली कार्रवाई बताया। Европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти. असल में नाटो को यह आशंका है कि बेलारूस के रास्ते ही रूस का अगला बड़ा हमला होने वाला है, और कहा जा रहा है इसलिए उसने रूस और बेलारूस की सीमा के पास अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाना तेज कर दिया, क्योंकि पुतिन के हजारों सैनिक गोला बारूद और दूसरे हथियारों के साथ पहले ही बेलारूस पहुंच चुके हैं। और यूक्रेन का साथ देने वाला नाटो तो पहले दिन से ही पुतिन के निशाने पर है। इसलिए उन्होंने पिछले दिनों नाटो को तेवर दिखाने के लिए बेलारूस में पहुंचे अपने टैंकों और बख्तर बंद गाड़ियों का एक वीडियो भी जारी किया था। और अब तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ये दावा भी कर चुकी है कि पुतिन ने बेलारूस में परमाणु बम से लैस हाइपरसोनिक मिसाइलें भी तैनात कर दी है। दावा है कि रूस ने वहां पहली बार अपनी सबसे खतरनाक किंजल मिसाइल तैनात की है, ताकि नाटो रूस के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। और यही वजह है कि इस वक्त दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन की सेना को बार बार झटके लग रहे हैं। रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसलिए पुतिन के करीबी और खूंखार चेचन्य कमांडर रमजान कादिरोव ने एक बार फिर खूनी प्लान बनाया है। दावा ये किया जा रहा है कि नए वीडियो के जरिए रमजान कादिरोव चेचन्या के लोगों से सेना में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। यानी रमजान कादिरोव इमोशनली अपील के जरिए यूक्रेन से मिले घाव को भरने की कोशिश में जुट गए हैं। ज़ेलेंस्की के खिलाफ कादिरोव की नई सीना। यूक्रेन को खून से रंगने वाली अपील।
पुतिन के खूंखार कमांडर का आखिरी वार। पुतिन के एक ऑर्डर पर रमजान कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन में कैसी तबाही मचा चुके हैं, इसे पूरी दुनिया देख चुकी है। दुनिया समझ चुकी है कि रमजान कादिरोव के लिए पुतिन के एक आदेश का मतलब क्या होता है। यही वजह है कि कादिरोव के लड़ाके लगातार 8 महीनों से यूक्रेन को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना के जबरदस्त पलटवार में जितना नुकसान रूस की सेना को हुआ है, उतना ही बड़ा नुकसान कादिरोव के लड़ाकों को भी उठाना पड़ा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय से आई जानकारी के मुताबिक अब तक कादिरोव के सैकड़ों लड़ाकों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। आलम यह हो चुका है कि युद्ध में कादिरोव के लड़ाकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और इसी कमी की भरपाई के लिए रमजान कादिरोव चेचेनिया के लोगों से सेना में भर्ती होने की अपील कर रहे हैं और इसके लिए कादिरोव एक वीडियो जारी करके अपने लोगों से मदद मांग रहे हैं। और चेचेनिया के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सेना में शामिल होना कितने गर्व की बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने लड़ाकों की भर्ती के लिए लुभावने वादे भी किए। ये वादा किया गया कि जो भी उनकी सेना में भर्ती होगा उसे रूस की स्पेशल फोर्स जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी। एक दिन में 3 बार खाना भी मिलेगा। इसके साथ ही उनके रूस तक जाने और वहां से ट्रेनिंग लेकर लौटने का खर्च भी उठाया जाएगा। कादिरोव ने ये लालच भी दिया कि जो भी उनकी सेना में भर्ती होगा उसे 3 महीने तक रूसी सेना का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। कादिरोव के इस वीडियो के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि उनके लड़ाकों को यूक्रेन में भारी नुकसान झेलना पड़ा है और इसी वजह से वो किसी भी तरह चेचन लड़ाकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। और इस बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान शाम 4:30 बजे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। आपको बता दें कि हमले के बाद पहली बार सामने आएंगे इमरान खान। इस दौरान वो खुद पर हुए हमले को लेकर शहबाज सरकार का हमलावर नजर आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान की तरफ से की जानी है। कल उन पर हमला हुआ था, उनके पैर में गोली लगी थी और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि उनकी जान पूरी तरीके से खतरे से बाहर है, उनकी स्थिति में सुधार है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये जानकारी। बिल्कुल, हमले के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बता दें शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको बता दें कि हमले के बाद से ही लगातार इमरान खान की पार्टी के नेता शहबाज सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं, उन पर हमला करवाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अब इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वजीराबाद में इमरान का आजादी मार्च, लोगों की बेतहाशा भीड़, निशाने पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, अचानक चलने लगी अंधाधुंध गोलियां। जिस पाकिस्तान का सियासी इतिहास खून से रंगा हुआ है, जहां आम से लेकर खास तक दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है, उसी पाकिस्तान में एक बार फिर से एक पूर्व प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला हुआ। लाहौर से शुरू हुआ इमरान खान का हकीकी आजादी मार्च इस्लामाबाद पहुंचना है, लेकिन उससे पहले वजीराबाद में हुई घटना ने
पाकिस्तान की हकीकत खोलकर रखती है कि कैसे हमेशा सुरक्षा के घेरे में रहने वाले खास लोगों की जान पाकिस्तान में मामूली हो चुकी है। इमरान खान का आजादी मार्च पाकिस्तान की वजीराबाद पहुंचा था। इस दौरान तेज आवाज में गाने बज रहे थे। लोगों का हुजूम उस कंटेनर के आसपास देखा गया जिस कंटेनर पर लाहौर से सवार होकर निकले इमरान खान। कंटेनर की छत पर सवार होकर इमरान खान हाथ हिला रहे थे, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे कि तभी अचानक गोलियां चलने लगी। हाथ में हथियार लिए शख्स ने इमरान खान को निशाना बनाते हुए सीधे गोलियां दागनी शुरू कर दी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही अफरा तफरी देखने को मिली। थोड़ी देर बाद जब लोगों की नजर इमरान खान पर पड़ी तो वो कंटेनर की छत पर लहलुहान पड़े थे। इमरान खान के पैर में गोली लगी थी जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें वो दर्द से करहाते नजर आ रहे थे। इस दौरान इमरान खान ने कहा भी कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, मैं वापस लड़ूंगा। हमले से जुड़े कई वीडियो भी सामने आए जिसमें एक शख्स हाथ में हथियार लिए नजर आया। वो फायरिंग करता उससे पहले ही उसके ठीक पीछे खड़े एक शख्स ने उसको दबोचने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद हमलावर को पकड़ लिया गया और जिसने हमला करने की वजह जनता को गुमराह करने पर नाराजगी को बताया। मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान। शुरुआत में कहा जा रहा था कि हमला करने वाला सिर्फ एक शख्स था, लेकिन इमरान की रैली के दौरान हमले के दूसरे आरोपी की भी पहचान हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया के सूत्रों के मुताबिक दूसरे हमलावर का नाम फैसल भट्ट है, जो सियालकोट का रहने वाला है, जिसने इमरान खान पर दूसरी तरफ से हमला किया था। सूत्रों का कहना है कि फैसल भट्ट के पैर में गोली लगी थी और अस्पताल से फरार है। वहीं चश्मदीद ने बताया कि आरोपी इमरान के साथ साथ पैदल आ रहा था। मैंने देखा है, मैंने कहा ये क्या पिस्टल, तो उसने जब सीधा किया मैंने उसको पकड़ लिया। उसको मैंने इमरान खान पर हमले की खबर जैसे ही फैली, इमरान समर्थक सड़क पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया गया और सीधे सीधे सरकार और पाकिस्तान आर्मी पर आरोप लगाया जाने लगा। शहबाज सरकार के मंत्री से लेकर सेना के कमांडर के घर को इमरान समर्थकों ने घेर लिया। ये पहली बार है जब पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ इतने पुरजोर तरीके से आवाज उठ रही है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने पेशावर में सेना के टैंक को घेर लिया और टैंक पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान पर हमले की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में इमरान खान पर हुए हमले के बाद प्रदर्शन के साथ साथ दुआओं की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें हर कोई इमरान खान के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांग रहा है। मम्मा, किसी ने मेरे इमरान खान को गोली मार दी है। अल्लाह ताला मेरे इमरान खान को कुछ भी मत करना, मैंने टीवी में देखा था। बताया जा रहा है कि इमरान खान अब खतरे से बाहर है। तो वहीं शहबाज सरकार इस हमले के बाद बैकफुट पर नजर आ रही है। तो वहीं पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। तो थोड़ी देर में इमरान खान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, अपने ऊपर हुए हमले का पर्दाफाश किया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक मैप के जरिए पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। दरअसल कल किस तरीके से हमला इमरान खान पर हुआ। बिल्कुल, ये ग्राफिकली हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके। देखिए, वजीराबाद इमरान खान पर यहाँ पर हमला हुआ। देखिए, एक रैली को संबोधन करने के लिए वो वहाँ पर आए थे, लेकिन देखिए यहाँ पर मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इमरान खान पर हमला हुआ, उनके पैर पर चोट लगी। हालांकि अभी फिलहाल वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पूरी आप बीती बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि वजीराबाद से लेकर आगे की तरफ जो लॉन्ग मार्च है इमरान खान का, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लॉन्ग मार्च जिसकी शुरुआत खुद इमरान खान की तरफ से की गई थी, मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए। लेकिन एक शख्स उसी भीड़ में पहुंचता है, हमला करता है। उस शख्स ने इस बात को कबूला भी है कि क्यों हमला किया गया था। आपको बता दें कि इस्लामाबाद में पीटीआई का प्रदर्शन भी जारी है। इसके साथ ही लाहौर के अस्पताल में ही इमरान खान को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी हालत पूरी तरीके से स्थिर बताई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही इमरान खान की पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है इस वक्त सड़कों पर मौजूद है, जमकर नारेबाजी की जा रही है। लेकिन इमरान खान, जो कि अब कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और सभी की नजरें टिकी हुई है क्योंकि इमरान खान पर हमले के बाद इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है। बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम के बाद से ही पाकिस्तान में हालात बिगड़ने की आशंका लगातार जताई जा रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने के भी आसार नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच सवाल एक ही बना हुआ है कि इमरान खान पर